यस, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज आर्बिट्राज फंड। आर्बिट्राज फंड समझने के लिए हम लोग ये समझते हैं कि मेक प्राइस डिफरेंस बिटवीन मार्केट्स वर्क फॉर यू। इसको समझने के लिए आइए पहले मनी कंट्रोल पे चलते हैं, बात करते हैं आईटी। या कोई बड़ा शेयर ले लो, नेस्ले ले लो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक्चुअली नेस्ले मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो हाई डिनोमिनेशन के शेयर होते हैं जिसमें बड़ा प्राइस होता है उसमें डिफरेंस आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब आपके सामने आ रहा है नेस्ले इंडिया का प्राइस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, और देखिए इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रेट आ रहा है 16,313 और एनएससी में आ रहा है 16,312। अब क्योंकि मार्केट इस समय क्लोज हो चुकी है और ये प्राइस रेट सेटल हो गया है, अदरवाइज जब इतने बड़े शेयर दो अलग अलग डिफरेंट मार्केट में चलते हैं तो वहां पे बाइंग सेलिंग अलग अलग होती है, बिडिंग अलग अलग होती है, तो इसमें कभी कभी 40-40, 50-50 रुपए तक का प्राइस डिफरेंस आ जाता है। मतलब यहाँ पे चल रहा होगा 16,300 का, यहाँ हो गया 16,350। कभी कभी ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम भी आ जाते हैं। तो अगर आप एक आर्बिट्राज करते हैं, आर्बिट्राजर हैं, और आपके पास स्क्रीन है, आपके पास ओडिन है, आपके पास टर्मिनल है, और आपका बॉम्ब एनएससी बीएससी दोनों जगह लॉगिन है, अकाउंट ओपन है आपका दोनों जगह, तो उससे आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि आप सेम टाइम पे आपने बीएससी में मान लीजिए रेट चल रहा है 16,300 का, तो आपने तुरंत फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में यहाँ पे इसको बाई किया, एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, जितनी आपकी कैपेसिटी, और फटाक से एनएससी पे जाके यहाँ पे बाई किया और एनएससी पे जाके 16,350 पे सेल कर दिया। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये तभी वैलिड है, ये तभी हो पाएगा जब आपके पास पहले से नेस्ले इंडिया लिमिटेड के शेयर आपकी डीपी में एग्जिस्ट कर रहे हों। अगर आपके पास कोई शेयर नहीं है नेस्ले का और आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे बाई कर दिया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे सेल कर दिया, तो होगा क्या, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे डिलीवरी आपके पास आ जाएगी, आपको पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि 16,000 पर शेयर के हिसाब से, 300 पर शेयर के हिसाब से आपको जितनी क्वांटिटी आपने ली होगी, 10 शेयर, 1 शेयर, 5 शेयर, 100 शेयर, उतना आपको पेमेंट करना होगा। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 16,350 से जो आपने माल बेचा है वो आपके पास था तो था नहीं, तो आपका यहाँ पे क्या है, डिलीवरी हो गई शॉर्ट और लग गया ऑक्शन, और यहाँ पे लगेगी भारी पेनाल्टी, वो 20% तक हो सकती है। तो बेसिकली ये बहुत भयंकर नुकसान हो गया। यहाँ आपने शेयर खरीद लिया और यहाँ पे आप बेच नहीं पाए क्योंकि आपके पास था नहीं, और जो आपने बेचा वो था नहीं, उसकी डिलीवरी हो गई शॉर्ट और पेनाल्टी लग गई। ये आर्बिट्राज नहीं होता है। आप ये आर्बिट्राज तब कर पाएंगे जब आपके पास इस पर्टिकुलर स्टॉक की डिलीवरी होगी आपकी डीपी में। अगर डिलीवरी नहीं है तो आप ये कैश टू कैश आर्बिट्राज नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको बहुत ध्यान रखने की बात है कि आपका प्राइस डिफरेंस का एडवांटेज आप तब ले पाएंगे जब आपके पास उस पर्टिकुलर शेयर की डिलीवरी हो, और जितनी क्वांटिटी की डिलीवरी है आपको उतने ही बेचने हैं। उससे अगर आपने एक भी ज्यादा बेचे तो वो आपको उस पर्टिकुलर शेयर पे जो एक्स्ट्रा बेचे उस पर आपको ऑप्शन लगेगा, डिलीवरी शॉर्ट हो जाएगी। तो ये बेसिकली आपका हो गया एनएससी बीएससी प्राइस डिफरेंस का आर्बिट्राज। तो इसमें एक दो स्टॉक्स का हम लोग और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एमआरएफ का लेते हैं। अब देखिए इसमें जब जितना बड़ा शेयर होगा उसमें प्राइस डिफरेंस उतना ज्यादा होगा, इसकी वजह से आर्बिट्राज करेंगे तो हमें अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि एमआरएफ, नेस्ले, बॉश, इस तरह के शेयर्स की होल्डिंग रखता कौन है अपने पास, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर लेकिन जिसके पास होल्डिंग्स हैं उसको इसका एडवांटेज मिल जाएगा। छोटे शेयर्स में भी होता है, छोटे शेयर्स में क्वांटिटी बढ़ा देते हैं और उसमें प्राइस डिफरेंस कम होता है। जैसे पीटीसी इंडिया फाइनेंस 17 रुपए का शेयर, आप देखिए ना, 5 पैसे का डिफरेंस है। तो 5 पैसे का डिफरेंस, अगर क्वांटिटी इसमें ज्यादा रखेंगे तो 5 पैसे के डिफरेंस में भी आर्बिट्राज कर लेते हैं, ठीक है। और खासतौर से ब्रोकर इसमें बहुत आर्बिट्राज करते हैं। जो बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउस हैं वो क्या करते हैं, अपने पास बड़ी बड़ी टीम रखते हैं, 100, 200, 500 लोगों की टीम। उनके पास बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, उनकी डीपी में पड़े होते हैं, उनके पूल अकाउंट में पड़े होते हैं, उसका यूज करते हैं वो, ठीक है, या मिस यूज करते हैं, जो भी कहिए। कभी कभी इन्वेस्टर्स का होता है, इन्वेस्टर के बहुत सारे स्टॉक पूल पे होते हैं, उसका वो यूज करते हैं या मिस यूज करते हैं।
वो लोग क्या करते हैं, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी टीम होती है और वो फटाफट आर्बिट्राज करती रहती है, बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत तेजी से हाथ चलाते हैं, उनके पास सबके पास टीवीएस वाले कीबोर्ड होते हैं, टीवीएस गोल्ड वाले चेरी कीबोर्ड, खटाखट मतलब अगर आप वहां उस रूम में बैठे हो, मैंने तो देखा है अपने सामने, इतनी तेजी से उन लोग का बिजली की गति से हाथ चलता है और 2-2, 3-3, 4-4 पैसे में वो डिफरेंस में रेट काटते रहते हैं और फटाफट करके वो प्रॉफिट बुक करते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें आर्बिट्राज करना भी एक आर्ट है, प्रैक्टिस से आता है। और बहुत सारे लोग, मैंने कुछ लोगों को ऐसे देखा है जो फुल टाइम यही काम ही करते हैं, उनके पास 50 लाख 60 लाख की होल्डिंग पड़ी हुई है और वो अपना कंप्यूटर में बैठते हैं और वो आर्बिट्राज करते हैं और बीच बीच में उनको लगता है तो वो कुछ डायरेक्ट ट्रेड भी कर देते हैं। तो ये तो आर्बिट्राज हो गया। अब आर्बिट्राज फंड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। आर्बिट्राज फंड हमें क्यों लेना चाहिए, आर्बिट्राज फंड लेने का क्या एडवांटेज है, वाई आर्बिट्राज फंड। पहली बात, कंपेरेबल रिटर्न टू दैट ऑफ लिक्विड और शॉर्ट टर्म डेट फंड्स। आपको लिक्विड फंड और शॉर्ट टर्म डेट फंड्स के कंपेयर में रिटर्न मिलते हैं। दूसरा, टैक्स एफिशिएंट होता है कंपेयर टू डेट फंड और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज से। क्यों टैक्स एफिशिएंट होता है, बेसिकली आर्बिट्राज फंड कंसिडर्ड एज अ इक्विटी फंड, तो ये इक्विटी फंड में गिना जाता है क्योंकि इसमें 65% वो लोग इक्विटी जरूर रखते हैं, हेज करके रखते हैं और इसमें इक्विटी टैक्सेशन लगता है। और इक्विटी टैक्सेशन में पता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1 लाख तक एग्जम्प्ट होता है, तो इस तरह से इसमें टैक्सेशन एक तरह से अवॉइड ही कर देते हैं। तो अगर आपने उसको लंबे समय तक होल्ड किया, 1 साल से ज़्यादा, तो आपको उसमें टैक्स नहीं लगना है। ठीक है, वो ट्रिक्स रहती हैं जिसको रिमूव कर दिया जाता है। मतलब अगर 1 लाख के आसपास गेन आने लगता है तो उसको बेच के वापस परचेज कर लेते हैं तो वो टैक्स बच जाता है। तो इस तरह से जो आर्बिट्राज फंड है उसमें इक्विटी टैक्सेशन होता है, सेफ्टी पूरी होती है क्योंकि सारी पोजीशन हेज होती है, कोई पोजीशन ओपन नहीं होती है। तो आपको शॉर्ट टर्म डेट फंड या लिक्विड फंड के कंपेरिजन में या फिर आप बैंक एफडी के कंपेरिजन में आपको रिटर्न्स मिलते हैं और आपको बैंक एफडी में टीडीएस कटता है जबकि इसमें आपको कोई टैक्स नहीं लगता। तो अगर आप कोई 30% टैक्स ब्रैकेट में आता है और उसने 6% की एफडी करी है तो आपको 6% का अगर आर्बिट्राज फंड में रिटर्न मिल रहा है और प्लस 30% का आपका टैक्स बच रहा है, तो इफेक्टिव रिटर्न आपका 9% हो गया। जबकि अगर आपको 6% एफडी में मिल रहा है और उसमें 30% आपके टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं तो आपका इफेक्टिव रिटर्न 3% बचा है क्योंकि 3% जो उसमें आपका टैक्स कट गया। ठीक है, तो इस तरह से आर्बिट्राज फंड बहुत टैक्स एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, और इसमें टैक्स एफिशिएंट डिविडेंड भी मिल जाता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है, जनरली ये स्पॉट और फ्यूचर के प्राइस में को आपस में हेज करके इस्तेमाल करता है। हेजिंग क्या होता है, हेजिंग का मतलब ये हुआ कि अगर आपने 1000 क्वांटिटी खरीदे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के और आपको उसको हेज करना है, तो अगर एक आपने क्या किया, रिलायंस का फ्यूचर को शॉर्ट करा। फ्यूचर को कितना शॉर्ट करना है, मान लीजिए कि एक फ्यूचर की लॉट में 500 रिलायंस आते हैं तो आपने 2 फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया। तो यानी कि क्या हो गया, आपने कैश मार्केट में 1000 रिलायंस परचेज किया और फ्यूचर मार्केट में 2 लॉट रिलायंस यानी कि जिसकी ओवरऑल क्वांटिटी 1000 शेयर्स की है उसको आपने शॉर्ट कर दिया। तो यानी कि आपकी नेट पोजीशन हो गई 0। तो मतलब अब क्या है कि रिलायंस बढ़े या घटे, ना ही आपको प्रॉफिट होगा नहीं लॉस होगा क्योंकि पोजीशन आपने हेज कर दी है। ठीक है, तो जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो उसके प्राइस डिफरेंस में या एक्सपायरी के समय कुछ डिफरेंस मिलता है, तो इस तरह से स्ट्रेटजी प्लान करते हैं कि उनको 5-6% का एक रिस्क फ्री रिटर्न मिलता रहता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव ही इतना होता है कि अप्रॉक्स 6% के आसपास का एफडी के बराबर का टैक्स फ्री रिटर्न और रिस्क फ्री रिटर्न जनरेट करना। तो बेसिकली आर्बिट्राज फंड में जनरली रिस्क नहीं होता है, सारी पोजीशन हेज होती हैं। ठीक है, और अभी जो मैंने आपको जो आर्बिट्राज की बात करी थी वो हम लोग ट्रेडिंग में आर्बिट्राज यूज करते हैं, वो फंड नहीं होता है तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो आर्बिट्राज करते हैं। ठीक है, लेकिन फंड मैनेजर वो वाली आर्बिट्राज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो कैश और फ्यूचर के बीच में प्ले करते हैं। तो इसमें यही लिखा हुआ आगे कि बिल्ड मार्केट न्यूट्रल पोजीशन। ठीक है, that offer an arbitrage potential that is buying the basket of index constituents in the cash और फ्यूचर्स। मैंने आपको जैसे बताया कि कैश में रिलायंस इंडस्ट्री के 1000 शेयर बाई कर लिए और फ्यूचर में 1000 शेयर सेल कर दिए, यानी कि 2 लॉट सेल कर दी। तो इस तरह से होता है।
और ये आर्बिट्राज फंड जो है वो डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट करता है। तो 65% वो इक्विटी रखते हैं, उसके ऊपर अगर कोई पैसा है तो उसको वो डेट मार्केट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ हम लोग देख लेते हैं, कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाई गई हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट अमाउंट आर्बिट्राज फंड में 1-1 करोड़ के ऊपर इन्होंने इन्वेस्टमेंट दिखाई है कि अगर आर्बिट्राज फंड में 1 करोड़ लगाएंगे, लिक्विड फंड में 1 करोड़ लगाएंगे, फिक्स डिपॉजिट में 1 करोड़ लगाएंगे, सेविंग अकाउंट में 1 करोड़ लगाएंगे, तो रिटर्न इसमें बना 6.14% का, लिक्विड फंड में 6.62 का, फिक्स डिपॉजिट में 6.50 का, सेविंग अकाउंट में 4% का। इन्होंने जनरली जानबूझ के कम लिया है, कंसीडर किया है रिटर्न। फिर गेन आफ्टर 1 ईयर, ये गेन दिखा दिया, इतना इतना गेन हो गया, 6,14,000 का, इसमें सब में अलग अलग गेन हो गया। फिर टैक्स कितना कितना लगा। अभी जो जनरली जो 10% टैक्स है, ये क्योंकि हमने जो अमाउंट है वो 1 करोड़ लिया है, इसकी वजह से ये टैक्स आ रहा है। लेकिन अगर हम ये अमाउंट 10 लाख लें या 1 लाख लें या 5 लाख लें या 20 लाख लें, तो हमारा अगर रिटर्न जो है गेन है वो विदिन 1 लाख होगा, तो हमें ये 10% भी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, 1 लाख तक के प्रॉफिट पे हमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है। और अगर हमें ये लग रहा है कि अब मेरा 1 साल 365 डेज हो चुके हैं और मेरा अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास प्रॉफिट आने वाला है, तो आप उसको सेल कर दीजिए और वापस परचेज कर दीजिए, फिर फर्दर 1 साल के लिए होल्ड कर लीजिए, तो आपको फर्दर टैक्स और नहीं लगेगा। तो यानी कि आप ये पूरा टैक्स फ्री कर सकते हैं। जबकि लिक्विड फंड में, फिक्स डिपॉजिट में, सेविंग अकाउंट में कहीं ना कहीं आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इफेक्टिव रिटर्न, पोस्ट टैक्स रिटर्न जो है वो आर्बिट्राज फंड में कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग अगर सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो हम लोग आर्बिट्राज फंड को चूज करते हैं। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग का समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।